नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्याशंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने एक सिविल मामला किस प्रकार से किस स्टेज से अपने अदालत में गुजरती है उसकी पूरी जर्नी आपको मैंने बताई थी। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं माफ़ कीजिएगा, आज हम बताने वाले हैं आपको चेकों के अनादरण के संदर्भ में, चेक बाउंस के संदर्भ में। बहुत सा मामला देखा जाता है कि लोग किसी को रुपयों का दे देते हैं, रुपयों का लेन देन करते हैं और उस संदर्भ में उन्हें जो चेक मिलता है और चेक अनादरण हो जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं और उस चेक के अनादरण के बाद कैसे पैसे को वापस लिया जाना है और किस अदालत में वो मामला दर्ज होगा और उसकी एक प्रक्रिया होती है और वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके तहत कि आप चेक अनादरण के तहत सामने वाले व्यक्ति को दंड दिला सकते हैं, रुपयों की वसूली कर सकते हैं। तो चेक बाउंस के संदर्भ में जो मामला चलता है उसकी पूरी जर्नी किस किस स्टेज से होकर के वो मामला गुजरती है, वो जर्नी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे लोग जो है कम जानकारी की वजह से, लापरवाही की वजह से अपने मामले को सही तरीके से पैरवी नहीं करते हैं, जिससे उनका जो है पैसा डूब जाता है दोस्तों। तो जानिए, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने सिविल केस की जर्नी बताई थी, काफ़ी लोगों ने उसकी काफ़ी सराहना की। जो लॉ के विद्यार्थी हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है उससे, और इस वीडियो से भी आम जनता को भी और सभी ऐसे व्यक्तियों को जो चेक से लेन देन करते हैं और डिसऑनर हो जाता है तो परेशान होते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभप्रद और जानकारीप्रद होने वाली है। तो वीडियो शुरू करूं दोस्तों, इससे पहले जो है आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम शुरू करते हैं कि चेक बाउंस में कितने स्टेजेस होते हैं। दोस्तों, चेक का केस एक आपराधिक समरी ट्रायल का केस होता है, अर्थात चेक बाउंस एक छोटा प्रकरण होता है जिसे कोर्ट जल्दी से जल्दी सुनकर अपना फैसला दे देती है। लेकिन वास्तविकता में यह केस भी लंबे समय तक अदालतों में चलने लगे हैं, क्योंकि आजकल यह केस बहुत बड़ी संख्या में आने लगे हैं दोस्तों। चेक बाउंस का केस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जिसे हम एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत संस्थित करते हैं दोस्तों। 138 के तहत इसे संस्थित किया जाता है। जिस भी समय चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने को भुगतान किए गए रुपये नगद या अपने बैंक खाते में प्राप्त करना चाहता है तो निर्धारित दिनांक को बैंक में चेक को भुनाने के लिए डालता है, परंतु अनेक कारणों से चेक बाउंस हो जाता है। वो कारण कुछ भी हो सकते हैं। कारण ये भी हो सकता है कि आपके अकाउंट में जो है पैसा नहीं है, आपके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है, या बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण जो है आपका चेक बाउंस कर दिया जाता है, अनादरित कर दिया जाता है। तो यदि आपका मामला ऐसा होता है दोस्तों, तो फिर आपको क्या करना है आगे। चेक को खाते में लगने से रोक दिया जाता है, ये भी एक कारण होता है। जब भी चेक अनादर होता है, डिसऑनर होता है या बाउंस होता है, तो ऐसे अनादर पर चेक को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास चेक बाउंस का प्रकरण दर्ज करने का उसको राइट मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। चेक बाउंस का प्रकरण एक क्रिमिनल केस होता है दोस्तों, एक आपराधिक मामला होता है जिसकी कार्यवाही एक क्रिमिनल कोर्ट मजिस्ट्रेट के कोर्ट के द्वारा संपन्न की जाती है। लेन देन के मामले में सिविल होते हैं, परंतु चेक बाउंस के प्रकरण को आपराधिक प्रकरण में रखा जाता है। लेन देन का जो मामला है, यदि आप उसकी वसूली के लिए मामला दर्ज करते हैं तो एक सिविल मामला अलग से जो है वसूली के लिए आपको सिविल कोर्ट में ही दर्ज करना पड़ेगा। और चेक बाउंस जो अनादरण का मामला है उसके लिए क्रिमिनल केस फाइल होता है, और इसके लिए जो है जिसने चेक जारी किया है उसको 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है दोस्तों। छोटी मोटी सज़ा नहीं होती है, 2 साल तक का सज़ा का प्रावधान है। और जितने का चेक अमाउंट है उससे दुगने राशि तक का जो है उससे जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान है। तो ये तो हो गया दोस्तों कि जब आपका चेक अनादरित हो गया तो अब इसके बाद आप क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक बहुत ही काबिल और अच्छे वकील को आपको पकड़ना होगा दोस्तों, और उसके माध्यम से एक लीगल नोटिस आपको उस व्यक्ति को जिसने कि चेक जारी किया है भिजवाना पड़ेगा। अब इस लीगल नोटिस में
उसकी लिमिटेशन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वो लिमिटेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। लिमिटेशन यदि आप चूक जाते हैं तो आपका मामला कमज़ोर हो जाएगा और बेकार हो जाएगा, आप हार भी सकते हैं। तो चेक बाउंस के प्रकरण की शुरुआत लीगल नोटिस के माध्यम से की जाती है। जब चेक बाउंस होता है तो इसके बाउंस होने के 30 दिन के भीतर चेक देने वाले व्यक्ति को एक लीगल नोटिस देना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। अब क्या हुआ कि चेक बाउंस हो गया, पड़े रहे अपने घर में और दोस्तों को बताया यार मैंने ऐसा किया था, देखो ना उसका चेक बाउंस हो गया, और कोई लीगल कार्रवाई उस पर की नहीं। तो लिमिटेशन एक्ट के तहत जो है निगोशिएबल एक्ट में इस चेक के अनादरण के लिए आपको जिस दिन चेक आपका डिसऑनर होता है उस दिन से 30 दिन के अंदर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसको नोटिस देना बहुत ही जरूरी है। ये बात आप जान लीजिए। एक लीगल नोटिस देना होता है, अधिकृत अधिवक्ता द्वारा भेजा जाता है, जिस लीगल नोटिस में चेक बाउंस हो जाने के कारण और अपना भुगतान नहीं हो पाने के कारण किए जाते हैं तथा 15 दिवस के भीतर अपनी राशि चेक देने वाले व्यक्ति को वापस दिए जाने का निवेदन किया जाता है। और उस नोटिस में ये लिखा जाता है कि वो जो चेक का अमाउंट है वो 15 दिन के अंदर आप जो है जिसके नाम से आपने चेक जारी किया है उसको वापस कर दीजिए। कोई भी चेक बाउंस के प्रकरण में लीगल नोटिस भेजने की अवधि चेक बाउंस होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर करनी होती है। 30 दिन के ऊपर लीगल नोटिस भेजा जाता है तो न्यायालय में चेक बाउंस प्रकरण को संस्थित किए जाने का अधिकार चेक को रखने वाला व्यक्ति खो देता है। जो 15 दिवस का समय भुगतान किए जाने के लिए या चेक बाउंस के संबंध में मध्यस्थता करने के लिए चेक देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, उस समय के बीत जाने के बाद 30 दिवस के भीतर न्यायालय में चेक बाउंस का प्रकरण दर्ज किए जाने का अधिकार चेक प्राप्त करने वाले पक्षकार को प्राप्त हो जाता है। बात को बिल्कुल अच्छे से समझिए। आपने 30 दिन के अंदर नोटिस देना है, उसमें 15 दिन का उसको समय देना है, और उस 15 दिन में जो भी निगोशिएशन आपका होता है, मध्यस्थता होता है कि भाई क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, दे रहे हो नहीं दे रहे हो तो ये जो समय बीत जाता है 15 दिन, उस 15 दिन के बीत जाने के 30 दिन के अंदर ही आपको जो है मामला कोर्ट में फाइल कर देना है, अन्यथा जो है आपका मामला उसके विरुद्ध करने का अधिकार आप खो देते हैं। यद्यपि इसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं कि आपके पास कोई जेन्युइन कारण हो तो उसके लिए कोर्ट उसको जो है आपको रिलीफ देता है और मामला आपका ले लेता है। सेक्शन 142 है या कुछ है, अभी मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन उसके तहत उसको आपको रिलीफ दिया जा सकता है। लेकिन आप ये मानिए कि ये जो मामला है कि 30 दिन के अंदर आपको उसको नोटिस देना है, 15 दिन का उसको समय देना है, और 15 दिन बीत जाने के बाद 30 दिन के अंदर आपको मामला दर्ज कर देना है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका मामला फेल हो जाएगा। लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट। अच्छा, इसमें एक बात और बता दूं दोस्तों कि इस 15 दिवस के अंदर जब भी कोई आपका उससे बातचीत हो तो आप जो है उसको व्हाट्सएप पे या ईमेल पे या पत्राचार के माध्यम से ना करें। ऐसा कोई सबूत है या ऐसा कोई चीज़ उसके पास न रहे जिससे कि आने वाले समय में वो आपके विरोध में उसका वो उपयोग कर सके। आपको जो भी है कम से कम उससे बात करनी है, और बात जब भी करनी है तो उससे मौखिक बात करनी है, आमने सामने बात करनी है, जिसका कि कोई रिकॉर्डिंग ना हो। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लीगल नोटिस स्पीड पोस्ट या रजिस्टर एडी के माध्यम से ही भेजा जाना चाहिए। इससे जो रसीद प्राप्त होती है वह रसीद बैंक चेक बाउंस प्रकरण लगाते समय दस्तावेज का काम करती है और ये प्रमाणित करती है कि हमने उसको इस रजिस्टर्ड नोटिस के द्वारा जो है डाक के माध्यम से भेजा था और उसकी ये रसीद है। और उस रसीद से ये भी प्राप्त होता है दोस्त, आजकल नेट क्या है कि पोस्ट ऑफिस में आप उसको देखेंगे तो ये पता चल जाता है कि वो नोटिस उसको कब डिलीवर हुआ, तो ये आपको डिलीवरी का डेट भी वो बताता है। और उसका जो पता है दोस्तों, वो पता भी उसमें सही होना चाहिए जो कि आपका उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। तो दोस्तों, जब भी हम लीगल नोटिस देते हैं और लीगल नोटिस उसको मिल जाता है और उसके बाद जो है उसका कोई रिस्पांस मिलता नहीं है, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो जिस एरिया का थाना है, जिस एरिया में आप रहते हैं,
उस थाने की सुनवाई कौन से मजिस्ट्रेट करते हैं, उस मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है, जो बैंक होता है, जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वह बैंक होती है, जिस बैंक में चेक को भुनाने के लिए लगाया गया है और चेक बैंक में अनादर हो गया है, डिसऑनर हो गया है या बाउंस हो गया है, उस थाना क्षेत्र में थाना क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में इस चेक बाउंस के प्रकरण को संस्थित किया जाता है। ये बात आप ध्यान से जान लीजिए। अब उस मामले में जो कोर्ट फीस अदा करनी होती है वो क्या है। चेक बाउंस के प्रकरण में कोर्ट फीस महत्वपूर्ण चरण होता है। चेक बाउंस के प्रकरण में फीस के 3 स्तर दिए गए हैं। इन 3 स्तरों पर कोर्ट फीस का भुगतान स्टाम्प के माध्यम से किया जाता है। अब ये 3 स्तर कौन कौन से हैं? 1 लाख राशि तक के चेक के लिए चेक में अंकित राशि की 5% कोर्ट फीस देनी होती है और 10 लाख से 50 लाख के चेक की राशि के लिए 4% कोर्ट फीस देनी होती है और 50 लाख से ऊपर के चेक की राशि के लिए 3% देनी होती है। तो ये दोस्तों, ये तो मामला वो सिविल के माध्यम से जब वसूली के लिए करते हैं तब का बात है। क्रिमिनल केस में इतनी कोर्ट फीस नहीं देना होता है। क्रिमिनल केस जो है, आपको नॉमिनल जो निर्धारित फीस होती है वो हर स्टेट के अलग अलग होते हैं, उसी पर आपका मामला प्रस्तुत हो सकता है। अब इस मामले के साथ दस्तावेज क्या होगा और कैसे प्रस्तुत किया जाएगा। ये एक कंप्लेन केस होता है दोस्तों, जिसे हम हिंदी में जो है परिवाद पत्र कहते हैं। परिवाद पत्र महत्वपूर्ण होता है। चेक बाउंस के प्रकरण में परिवाद पत्र मजिस्ट्रेट की कोर्ट के नाम से तैयार किया जाता है। इस परिवाद पत्र में भुगतान के संबंध में कुल लेन देन का जो व्यवहार हुआ है, उस व्यवहार से संबंधित सभी बिंदुओं पर मजिस्ट्रेट को संज्ञान दिया जाता है तथा इस परिवाद पत्र में परिवादी का शपथ पत्र भी होता है, जो शपथ पत्र आयुक्त द्वारा रजिस्टर होता है, नोटरी द्वारा भी कराया जा सकता है। तो परिवाद में जो है पूरा ब्यौरा, जो लीगल नोटिस आपने भेजा था कि आपको किस समव्यवहार के तहत आपको चेक देने वाले ने चेक दिया था, फिर उस समव्यवहार के तहत चेक प्राप्ति के पश्चात आपने निर्धारित तिथि को आपने चेक संबंधित बैंक में लगाया, बैंक ने जो है किस कारण से उस चेक को अनादर किया या डिफ़ॉल्ट हुआ या फिर वो बाउंस हुआ, वो सारी प्रक्रिया को लिखते हुए किस तारीख को आपको चेक वापस की गई और किस तारीख को आपने लीगल नोटिस भेजा और कितने दिन पश्चात समय 15 दिन समाप्त हुआ और उस समाप्ति के 15 दिवस के कितने दिन बाद जो है आपने ये केस प्रस्तुत किया, वो सारा डिटेल आपको उस परिवाद पत्र में देना होता है, जो कि वो समस्त तथ्यों का उसमें विवरण होता है। उसे विस्तार से उसमें एक सक्षम और कुशल वकील और जो अनुभवी वकील होता है उसको अभिवचनित करता है, ड्राफ्ट करता है। और उसके साथ जो दस्तावेज होता है दोस्तों, तो चेक की जो ओरिजिनल कॉपी होती है और अनादरण का जो स्लिप होता है जो बैंक ने आपको दिया है वो होना चाहिए, लीगल नोटिस की प्रति होनी चाहिए, डाक से जो आपने भेजी थी उसकी ओरिजिनल रसीद होनी चाहिए। ये सब उस प्रकरण के मुख्य दस्तावेज होते हैं। लीगल नोटिस भेजे जाते समय एक स्लिप प्राप्त होती है जिसे सर्विस स्लिप कहा जाता है, जिसमें लीगल नोटिस भेजे जाने का दिनांक अंकित होती है। वह स्लिप दस्तावेजों में लगानी पड़ती है। गवाहों की सूची, अब उसमें जो है नीचे में पूरा जब ड्राफ्टिंग हो जाता है तो उसमें नीचे गवाहों की सूची देनी होती है। अगर प्रकरण में कोई गवाह है तो गवाहों की सूची भी डाल देनी चाहिए। प्रकरण का रजिस्टर होना, जब सारे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए जाते हैं तो केस कोर्ट के द्वारा रजिस्टर कर दिया जाता है और एक केस नंबर कोर्ट द्वारा अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये केस आपका रजिस्टर्ड हो जाता है तो कोर्ट जिसने चेक दिया है उसको समन भेजता है। प्रकरण के पक्षकारों को कोर्ट द्वारा सम्मन किया जाता है तथा कोर्ट में उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता है। अगर वो उपस्थित न हो दोस्तों तो उसे पुनः सम्मन किया जाता है। यदि आरोपी कोर्ट में उपस्थित होकर प्रकरण में अपने लिखित अभिकथन नहीं कर रहा है तो ऐसी परिस्थिति में पुनः समन कोर्ट द्वारा भेजा जाता है और उसके बाद भी यदि नहीं आता है दोस्तों तो कोर्ट उसे वारंट भेजता है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि प्रकरण एक आपराधिक प्रकरण होता है जिसे मजिस्ट्रेट के द्वारा सुना जाता है। इस प्रकरण में आरोपी को बुलाने के लिए वारंट भी किए जाते हैं। यदि आरोपी समन के द्वारा कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहा है तो कोर्ट अपने विवेक के अनुसार जमानत या गैर जमानती किसी भी भांति का वारंट आरोपी के नाम से संबंधित थाना क्षेत्र के को जारी कर सकता है। अब जो है सर, इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन, आरोपी जब कोर्ट में उपस्थित होता है तो वह निगोशिएबल एक्ट की धारा 145(2) का आवेदन
देकर कोर्ट से क्रॉस करने का निवेदन करता है तथा कोर्ट द्वारा आरोपी पक्षकार का क्रॉस करने की अनुमति दी जाती है। उपधारणा करना, इस प्रकरण में कोर्ट अवधारणा करता है कि चेक देने वाला व्यक्ति दोषी ही होगा, अर्थात उसने चेक दिया ही है। चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं सही है। अब यहाँ पर आरोपी पक्षकार यह सिद्ध कर रहेगा कि उसके द्वारा कोई चेक नहीं दिया गया है। वहाँ सिद्धि का भार जो है आरोपी पर होता है, माने आरोपी जिसने चेक दिया है उसको प्रमाणित करना पड़ता है कि जो डिफॉल्ट हुआ है या जो फिर डिसऑनर हुआ है वो किस कारण से हुआ है। ये जो पूरा मामला है दोस्तों, ये एक समरी ट्रायल इसको कहा जाता है, संक्षेप में इसका विचारण किया जाता है, इसलिए इसे समरी ट्रायल कहा जाता है, जिसका कि निपटारा शीघ्र किया जाता है और प्रयास किया जाता है कि इसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो सके। ये जो मामला होता है दोस्तों, ये समझौता योग्य मामला होता है। यह अपराध यदि दोनों पक्षकार आपस में समझौता कर कोर्ट से इस प्रकरण को खत्म करना चाहते हैं तो समझौता करके इस प्रकरण को समाप्त कर सकते हैं, इसलिए इसे समनी मामला भी कहा जाता है। 2018 में संशोधन किया गया है। यह संशोधन धारा 143A है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की है। इस धारा के अंतर्गत परिवादी पक्षकार एक आवेदन के माध्यम से आरोपी से अपने संपूर्ण धनराशि जो चेक में अंकित है उसका 20% हिस्सा कोर्ट द्वारा दिलवाए जाने के लिए आवेदन कर सकता है। एक नया संशोधन इसमें जारी किया गया है कि जब मामला लंबित हो तो 20% राशि उससे लेने के लिए आवेदन कर सकता है और न्यायालय अपने आदेश के माध्यम से आरोपी से ऐसी धनराशि परिवादी को दिलवा सकती है। ये सारा प्रक्रिया जब हो जाता है दोस्तों तो मामले में मजिस्ट्रेट दोनों पक्षों का अंतिम बहस सुनता है। यदि आरोपी प्रकरण में समझौता नहीं करता है और मुकदमे में आगे चलाना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में कोर्ट द्वारा आरोप तय कर उसमें चार्ज तय किया जाता है और संबंधित पक्षकारों के गवाहों को लिया जाता है और अंतिम बहस के लिए रख दिया जाता है। दोनों पक्षकारों द्वारा आपस में अंतिम बहस होती है, अंत में निर्णय होता है दोस्तों। तो अंत में मामला निर्णय पर आ जाता है तथा कोर्ट इस प्रकरण में दोष सिद्धि होने पर आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास दे सकती है। और ये जो मामला है दोस्तों एक जमानती अपराध होता है और बेलेबल ऑफेंस है। इसमें जो है आरोपी की दोष सिद्धि हो जाती है और उसे न्यायालय द्वारा कारावास कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में वह ऊपर के न्यायालय में अपील जमानत तक के लिए ले सकता है। इस अपराध में किसी भी स्तर पर समझौता किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो कोर्ट डिसऑनर का मामला है, ये जो चेक बाउंस का मामला है, इस अपराध में एक प्रकार का अपराध है एनआई एक्ट के तहत और इसमें कभी भी किसी भी स्तर पे अपीलीय स्तर पे या विचारण न्यायालय में समझौता किया जा सकता है। तो ये दोस्तों आपको चेक के बाउंस के मामले में एक पूरी जर्नी कि एक चेक बाउंस मामला किस किस स्टेज से गुजरता है और उसमें कौन कौन से नियम कौन कौन से प्रावधान लागू होते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और ये बातें आपको जानना आज के समय में बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों ये कानूनी जानकारियाँ आपके बीच जागरूकता लाने के लिए, कानून की जानकारी देने के लिए मेरे द्वारा समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से दिया जाता रहा है। इधर काफ़ी दिनों से कुछ व्यस्तता थी, इसलिए वीडियो देने में देरी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।